Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, magnetic effects of current and magnetism of last chapter, classification of magnetic materials. And our today's topic is also the classification of magnetic materials. So in our universe there are many types of atoms, molecules, compounds, substances are present, and some are synthesized in our laboratory. So there are different types of metal in our universe. First of all, Faraday decided to classify these metals on the basis of the magnetic properties of the material. So Faraday classified these materials on the basis of magnetic field in three categories. First one is diamagnetic substance. Diamagnetic. Second one is paramagnetic. And third one is ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. तो फैराडे ने तीन मेजर कैटेगरी बना दी और उनका नाम दिया गया डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीन टाइप के मेटल बना दी। अब इन तीनों को देखते हैं क्या क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जो इंडिविजुअल एटम्स होगा इन सब्सटेंस में, जो इंडिविजुअल एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयंस होगी, उसका जो नेट मोमेंट होगा, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यानी इसमें हम बेसिकली अगर केमिस्ट्री के बेसिस पे जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हर ऑर्बिट में क्या होंगे? कंप्लीटली फिल्ड मिलेंगे। यानी कि एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो जो नेट डायपोल मोमेंट होगा इन टाइप के मेटल्स में वो कितना होगा? 0 होगा। दूसरा, अगर मैं इनको प्लेस करता हूं placed in external magnetizing field, external magnetizing field, then it weakly magnetized but in opposite direction, in opposite direction of magnetizing field. जो जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड अप्लाई की है उस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज नहीं होंगे, ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। और कितने होंगे? बहुत वीकली होंगे, बहुत कम होंगे मैग्नेटाइज, क्योंकि इनके पास में नेट डायपोल मोमेंट होगा ही नहीं एटम्स के पास में। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे कम मैग्नेटाइज मेटेरियल्स की कैटेगरी में आते हैं, जिनको अगर एक्सटर्नल कहीं पे हम इनको मैग्नेट बनाने की सोचें तो मान लेते हैं ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी इस डायरेक्शन। जब मैंने इस मेटल को रखा तो इनका जो नेट डायपोल मोमेंट जनरेट होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो भी क्या होगा? वीक होगा। तो इन टाइप के मेटल्स को हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक, जिनके पास में इंडिविजुअल अपना कुछ भी नहीं होता मैग्नेटिक मेटल्स। इनके एग्जाम्पल है वो बड़े काम के हैं, सभी को एक बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। याद करना है क्योंकि आगे इन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। तो जो एग्जाम्पल है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के वो हमारे पास में है गोल्ड, सिल्वर, वाटर, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन ध्यान देंगे, लेड, कॉपर, डायमंड, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। क्वार्ट्ज जो होंगे वो भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहल, जो एल्कोहल होते हैं वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। मरकुरी वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होंगे। एयर, जो हमारी बेसिक एयर है, जैसे एनवायरनमेंट में हम सांस ले रहे हैं, वो भी किस कैटेगरी में इसने फिल किया? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। नेक्स्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस होती है वो भी किस कैटेगरी में आती है? डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इसका मतलब डायमैग्नेटिक कैटेगरीज। एंड ऑल इनर्ट गैस, और जितने भी इनर्ट गैस है वो सारी की सारी किस कैटेगरी में है? डायमैग्नेटिक।
उनके पास में कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं होता, या ये कहें कि बहुत वीकली होता है जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो ध्यान देंगे हमारे पास में जो ज्यादा यूजफुल है वो वाटर है, कि वाटर जो हम डेली पी रहे हैं, एयर है, हवा है, वो सारे किसमें कैटेगरी में आते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। जितने भी हमारे पास में जो नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आते हैं, बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में, जो इजीली रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ में, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री कंसेप्ट। तो यहाँ पे वाटर है, एयर है, इनर्ट गैसेस हैं, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आ रहे हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो यहाँ पे ये कहता है कि जो इंडिविजुअल एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, उनमें कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट हो सकता है। इनमें नेट डायपोल मोमेंट हो सकता है, बट कुछ अमाउंट में, बहुत कम, यानी सम कुछ लिटिल बिट अमाउंट में होगा इंडिविजुअल एटम्स का। यानी इनको हम ये कह सकते हैं कि जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिट्स होते हैं वो मेटेरियल्स किस कैटेगरी में आते हैं, जनरली पैरामैग्नेटिक में। तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट जो होगा वो सम होगा, कुछ होगा, बट अगर टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, कैन बी 0। यानी एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे एक एटम को अगर ये मेटल था तो यहाँ पे मैं कहूँ एक मेटल का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, दूसरे का इधर था, तीसरे का इधर, ऐसे थे, मतलब मिस अलाइनमेंट थे, तो इनका नेट है वो 0 हो सकता है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे इस केस में। नेक्स्ट इसके क्लासिफाई करें कि इस टाइप के मेटल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो ये क्या होगा, अलाइन होगा। इसके जो डायपोल मोमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। पर्टिकुलर डायरेक्शन कौन सी, जिस डायरेक्शन में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब हम प्लेस करते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन इट मैग्नेटाइज्ड, ये मैग्नेटाइज्ड तो होगा, और मैग्नेटाइज्ड होके किस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी डायरेक्शन में ये क्या होगा, बेसिकली मैग्नेटाइज्ड होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में रखा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने प्लेस की इसके थ्रू, तो ये जो इंडिविजुअल एटम जो थे जिनका नेट 0 हो सकता था वो सभी क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट कर देंगे जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे पैरामैग्नेटिक मेटल्स को। इनके लिए एग्जांपल है, देखते हैं। एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम, लिथियम है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है जो बल्ब के फिलामेंट्स में यूज होता है, टंगस्टन, सोडियम है, पोटेशियम है, लिक्विड ऑक्सीजन है। ये बेसिक, यहाँ पे ध्यान देंगे हमारे पास में लिक्विड जो हाइड्रोजन थी वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में है, और लिक्विड जो ऑक्सीजन है वो किस कैटेगरी में है, पैरामैग्नेटिक मेटल्स। कई बार कंपटीशन एग्जाम में या किसी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, लिक्विड ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे इनको अगर देखें तो इनमें कुछ आउटर मोस्ट सेल जो होंगे उनमें कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इनका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट था, बट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट कर देते हैं विद फुल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे ये टर्म्स। लास्ट पॉइंट करते हैं फेरोमैग्नेटिक। यहाँ पे इनका जो इंडिविजुअल एटम्स होंगे इन मेटल्स के, उनके पास में नेट डायपोल मोमेंट होगा। इंडिविजुअल एटम हैव नेट डायपोल मोमेंट। यहाँ पे सम नहीं लिख रहा, कुछ नहीं होता, इनके पास होता ही होता है। यानी कि इनके पास में नेट डायपोल मोमेंट कैन नेवर बी 0। जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रख रहे तब भी इनके पास में कुछ डायपोल मोमेंट था। अगर मैं इनको प्लेस करता हूं तो ये स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। क्या होंगे ये, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
इसका मतलब यहाँ पे पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मेटल्स की होंगी वही सेम क्या होंगी फेरो की, लेकिन फेरो में थोड़ा लार्ज अमाउंट में होगा। इसमें मान लेते मैं कहूँ कि इसमें डायपोल मोमेंट अलाइन वे 50 वे, इसमें क्या होंगे बहुत ज्यादा लाइन होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। जो भी इसकी प्रॉपर्टी आएगी पैरा की वो सारी की सारी ज्यादा अमाउंट में ज्यादा एक्सटेंट में कर देंगे, दैट विल बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ फेरोमैग्नेटिक। तो हम फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ेंगे, हम दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और देखेंगे जो भी पैरा की प्रॉपर्टी होगी उसको थोड़ा लार्ज अमाउंट में कर देंगे तो वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो जो एग्जांपल है वो बेसिक है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, और एक होता है ग्लैडोनियम एंड इट्स एलॉयज। जो एलॉयज होंगी वो है इस कैटेगरी में। आयरन है, आयरन की कैटेगरी देखोगे तो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो पार्शियली फिल्ड होते हैं सभी, तो इसका मतलब ये इनके पास में नेट डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल ये ऐसे मेटल हैं जिनके पास में इंडिविजुअली बिना एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किए हुए भी नेट डायपोल मोमेंट होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी पैरा की पढ़ेंगे उसको लार्ज अमाउंट में एक्सटेंड कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स में। तो अब हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मेटल्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी हम किसी डायमैग्नेटिक मेटल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ इक्वल है, तो कहता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, या ये कहें शॉर्टेस्ट साइड है दैट बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मार्कर को मैंने फ्रीली सस्पेंड किया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे जो मार्कर होगा या पेन होगा उसकी लॉन्गेस्ट एक्सिस जो होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो ये उसके क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि ये फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए ये किधर जाएंगे, वीकेस्ट की साइड में। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो लॉन्गेस्ट साइड परपेंडिकुलर होगी या शॉर्टेस्ट साइड पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरी अगर देखें तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं तो ये क्या करते हैं, रिपेल होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हुए थे, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से किधर जाएंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड में। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जब मैं दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को नियरली प्लेस्ड करता हूँ, तो नियरली जब प्लेस करते हो उसको बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो मैंने एक ग्लास बॉल लिया विजिबल जिसमें से हम देख सकते हैं, उसमें मैंने वाटर डाल दिया। वाटर कैसा था, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस था। तो जैसे ही हमने वाटर को डाला और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो थे वो नजदीक थे, क्लोज थे, नियरली 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होती है और एज पे कैसी होगी, वीक। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके बीच में स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और इसके एजेस पे यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी, किधर जाएगा, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। तो इक्वल होना चाहिए था वाटर का लेवल, लेकिन जहां पे स्ट्रॉन्गर थी उधर से मूव करके और वो किधर जाना स्टार्ट कर देगा, वीक साइड में, इसलिए बीच में से डंप शेप हो जाता है, साइड में इसमें से लिक्विड चला जाता है। अगर इन्हीं दो इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं दूर करके रखता हूं तो इसका मतलब बीच में जो होगा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो एजेस पे क्या जाएगी फिर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो लिक्विड होगा वो स्ट्रॉन्ग साइड से किधर चला जाएगा, वीक की तरफ, तो बीच में आके इकट्ठा होना स्टार्ट होगा। तो इसकी शेप ऐसी होगी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर हम पैरा की बात करें तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करेंगे पैरामैग्नेटिक मेटल्स को तो इसके जस्ट अपोजिट थे, ये मैग्नेटाइज्ड हुए थे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इनकी जो सबसे बड़ी एक्सिस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड में सेम डायरेक्शन में रहेगी, या ये कह सकते हैं शॉर्टेस्ट जो एक्सिस होगी वो परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के। अब अगर मैं पैरामैग्नेटिक मेटल का कोई पार्ट है मेरे पास में ये मेटल, तो इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये जो सबसे बड़ी एक्सिस होगी इसकी वो सेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होगी, तो सबसे बड़ी एक्सिस सेम डायरेक्शन। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड से किधर जाएंगे, स्ट्रॉन्ग की तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं।
तो वीक से स्ट्रॉन्ग। जब ये नजदीक थे नॉर्थ साउथ पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो बीच में क्या बताया था आपको, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है बीच में, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे बीच में स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो किनारों पे एजिस पे इसके वीक थे, वीक से किधर जाएगा, स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो बीच में ज्यादा इकट्ठा स्टार्ट होगा। इससे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे इससे जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट थी। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज था, वो सेम डायरेक्शन। अगर इसकी जगह मैं फेरोमैग्नेटिक मेटल यूज करूं तो फेरो में क्या होगा, ये जो भी प्रॉपर्टी थी पैरा की उससे थोड़ा सा और ज्यादा, ठीक है, सेम होगा, इफेक्ट सेम होगा, शेप सेम होगी, बट थोड़ा सा लार्जर अमाउंट में होगा, तो वो किसकी होंगी, फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इन दोनों मेटल्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कि एक यू ट्यूब है जिसमें हमने डायमैग्नेटिक लिक्विड को प्लेस किया, तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, लेवल ऑफ डायमैग्नेटिक लिक्विड इन यू ट्यूब डिप्रेस्ड, कि डिप्रेस्ड होगा, क्यों होगा वहां पे, उसका रीजन देखते हैं। कहता है कि जब मैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई करता हूँ, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएंगी, नॉर्थ से और साउथ की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो वीक है मैग्नेटिक फील्ड और इधर क्या होगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो डायमैग्नेटिक तो क्या होता है, किधर जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो लिम्ब होगी वो डिप्रेस्ड होगी नीचे की तरफ। अब लिक्विड को तो अपना प्रेशर मेंटेन करना था, लेवल। इधर अगर देखेंगे जिस साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं थे तो वो किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। जिसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट अप्लाई किए दैट साइड विल गेट डिप्रेस्ड। तो ये केस था। अगर इसकी जगह हम पैरामैग्नेटिक की बात करें और पैरामैग्नेटिक में एक लिम्ब में मैंने एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ अप्लाई किया, वही मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो लिक्विड जो होगा अब की बार पैरामैग्नेटिक का है। जैसे मैं कहूँ कि लिक्विड ऑक्सीजन हमने प्लेस किया हुआ है, तो लिक्विड ऑक्सीजन कैसा था, पैरामैग्नेटिक। तो ये किधर जाएगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो लेवल होगा वो डिप्रेस नहीं होगा, वो राइज अप होगा। तो पैरामैग्नेटिक में जिस साइड में आपने मैग्नेट अप्लाई किए हैं उधर राइज अप होता है, और डायमैग्नेटिक अगर सब्सटेंस है तो वो क्या होता है, डिप्रेस्ड होता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट हमारी स्पेसिमेन ऑफ डायमैग्नेटिक। अगर एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैंने कुछ पार्ट लिया, जैसे यही सब्सटेंस ले लिया, इसको जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ या मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखता हूँ, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसको प्रीफर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे डायमैग्नेटिक है वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा था। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके इस मेटल के थ्रू पास होना प्रीफर नहीं करती, इससे बचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अगर मैं रखूं, सपोज करते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ था और ये साउथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट रखे, मैंने यहाँ पे ये जो लाइन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जाएंगी, नॉर्थ से और साउथ डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट। जब मैंने इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ थी, जैसे ही मैंने इसके अंदर ये डायमैग्नेटिक मेटल रखा, यहाँ पे ये मेटल रखा, सपोज कर, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो जब ये नहीं था तब तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, एयर में बी नोट। जैसे ही मैंने इस मेटल को रखा तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इससे बचने की कोशिश करती हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश करती है, यहां से इससे बचने की कोशिश करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब इस एरिया में पहले मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी थी, बी नोट, और अब कितनी है यहाँ पे बी। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ म्यू आर, जो मैग्नेटिक रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी थी वो कितनी थी, बी अपॉन में बी नोट। और यहाँ पे देखने से हमें पता लग रहा है कि पहले जो स्ट्रेंथ थी, अगर ये मेटल नहीं रखा होता तो स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हो रही थी, और जैसे ही इसको रखा तो अब कम पास हो रही है, दैट मींस बी इज लेस देन बी नोट। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द डायमैग्नेटिक मेटल इज लेस देन द मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस टर्म को, तो बी की वैल्यू कम है और बी नोट की वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 हो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है ऑलवेज। दूसरी टर्म्स,
यहाँ पे हमने रिलेशन भी पढ़ा था, जाई एम इज इक्वल टू कितना था, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी माइनस में 1। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वैल्यू वैसे ही लेस देन 1 है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल 0.9 है, 0.9 माइनस में 1, तो माइनस में 0.1 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू होगी, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी पूछ लेते हैं कि किसी की लेस देन 1 है, व्हाट टाइप ऑफ मेटल, तो क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक है। या ससेप्टेबिलिटी जो है वो नेगेटिव है, स्मॉल वैल्यू है बट नेगेटिव है, तो कैसा मेटल होगा, डायमैग्नेटिक मेटल्स होगा। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे ये टर्म्स थे। पैरामैग्नेटिक में जाते हैं तो पैरामैग्नेटिक तो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता था। इसका मतलब इस मेटल को रखेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू प्रीफर होना पास करेंगे। जैसे यहाँ पे पहले नॉर्थ और साउथ पोल रखे मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में थी ऐसे ऐसे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ जो थी पहले वो बी नोट थी एक यूनिट एरिया में, अब मैंने यहाँ पे इनको हटा के और जैसे ही मैंने एक मेटल रखा, ये मेटल प्लेस किया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या करेंगी, इस मटेरियल के अंदर से पास होने के लिए प्रीफर करेंगे। ऐसे मेटल के अंदर से पास होंगे, इससे बचने की कोशिश नहीं करेंगी। तो अब जो होगा उसी एक यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी इस मेटल के अंदर वो ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। आप ये नहीं कह सकते, यहाँ पे भी ध्यान देना, कभी आप सोचो कि कोई लाइन पास नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ में कमी आती है 1 आउट ऑफ 10⁵ पार्ट। इसका मतलब आप ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल ही पास नहीं होती, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। वहां पे 10⁵ लाइंस में से एक लाइन उसमें से रिफ्लेक्ट होने यानी साइड से बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कहेंगे तो 10⁵ लाइंस है, उसमें से एक पार्ट है वो एक्स्ट्रा इसमें से जाने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब तो वही हो गया कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होंगी। यहाँ पे कह सकते हैं B इज ग्रेटर देन B नोट, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कंपैरेटिवली टू फ्री स्पेस। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू कितना था, B अपॉन में B नोट। अब अगर B की वैल्यू ज्यादा है पैरा में और B नोट की वैल्यू कम है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। ज्यादा बड़ी नहीं आएगी बट ग्रेटर देन 1 आएगी। सो ससेप्टिबिलिटी अगर देखी जाए तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू कितना था, μr माइनस में 1। अब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उसमें से -1 करेंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बिकम्स स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। कैसी आएगी, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और वो कैसी थी, नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी है डायमैग्नेटिक, स्मॉल वैल्यू है पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक, और ज्यादा लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। क्लियर हो गया। इससे ज्यादा अमाउंट में जो होगा वो कौन सा होगा, फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। तो ये टर्म्स थी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पे। दैट मींस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डजंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आप टेम्परेचर कम करो ज्यादा करो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे उसको मैग्नेटाइज बनाने में कोई भी हेल्प नहीं होती अगर वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट है कि इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, 8 प्रॉपर्टी। ग्राफ अगर रिप्रेजेंट करें तो ये हमने H रिप्रेजेंट किया था और ये I था। अब I को मैंने नीचे की साइड लिया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटाइज्ड होता है ये डायमैग्नेटिक, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के। कि हमने H तो अप्लाई किया है कि मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और I वो मेटल कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ है, तो वो क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में बट स्मॉल। तो जैसे जैसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते जाएंगे ये मैग्नेटाइज तो होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते तो वो क्या होता है सेम डायरेक्शन में। तो ये इसका ग्राफ है H और I के बीच में, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसका मतलब टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो जाइम की वैल्यू कम होगी और वो मेटल उतना ही कम मैग्नेटाइज होगा, लेस मैग्नेटाइज्ड। अगर हम किसी मेटल को मैग्नेटाइज करना चाह रहे हैं, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसके मैग्नेटाइज होने के चांसेस कम होते जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था और यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं 1 अपॉन में जाई एम
विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/m और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इसको पूरी टर्म्स को एक साइड में लिखा, तो इसका मतलब ये कैसा ग्राफ आएगा, सेम। यहाँ पे H और I के बीच में आप ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा आएगा, जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करोगे उसी सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और उसका किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड हो रहा था। ये कैसा हो रहा है, सेम डायरेक्शन। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास में पॉइंट है क्यूरी लाइन मैग्नेटिज्म। अभी हमने देखा था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर कम होता जाएगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो उसका मैग्नेटिज्म कम होता जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिज्म में। उस ट्रांजिशन टेम्परेचर को बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, इसने हमें एक लॉ बताया, वो क्या कहता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोनों कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट वी नो दैट B इज इक्वल टू कितना था, म्यू H, सो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H अपॉन T। सो इस H को मैं इधर लेके आता हूं तो I अपॉन में H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब I अपॉन H हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि एफिशिएंसी कितना मैग्नेटाइज्ड हुआ, कितना आपने अप्लाई किया। तो यहाँ पे Xi m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, टेम्परेचर। तो वही हमने जो लॉ बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसी को वेरीफाई किया। तो यहाँ पे इसने कहा Xi m इज इक्वल टू C अपॉन में T। अगर आप क्यूरी टेम्परेचर पे, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे कर रहे हो, फेरोमैग्नेटिक को, उसको पैरामैग्नेटिक को डाया में कन्वर्ट कर रहे हो, तो कितने टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होना था, और इस C को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। और एक नोट पॉइंट अगर डाउनलोड देखें इसमें, तो यहाँ पे हम इसको ये बता सकते हैं, इफ टेम्परेचर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर, जिस पे ट्रांजिशन होना था उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो यही फॉर्मूला क्या कहलाएगा, C अपॉन में T माइनस में TC, कि कितने टेम्परेचर पे आप काम कर रहे थे और ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना था, दैट मीन्स क्यूरी टेम्परेचर कितना था। क्लियर हो गया। ये C जो है वो क्यूरी कांस्टेंट होता है, अलग अलग वैल्यूज हो। तो ये हमारे पास में क्यूरी लॉ था और क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मेटल। एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे, इसमें से छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत कम चांसेस है आपसे बड़ा क्वेश्चन आए। थैंक यू।